हेलो एवरीवन, दिस साइड सी एस तान्या भंडारी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में। सो एज यू ऑल नो कि हमारे 3 क्रिमिनल एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है विद दी, आप बोल सकते हो हिंदी नेम्स, राइट। है हमारे एक्ट्स वही, बट हुआ क्या है, क्योंकि वो एक्ट्स हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स के चलते आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को कि भाई काफ़ी पुराने एक्ट्स हो चुके हैं, ब्रिटिश टाइम से चल रहे हैं, नए जो क्राइम है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए 3 क्रिमिनल लॉस को अमेंड कर दिया गया है, राइट। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है हमारा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल एक्ट एंड दी अनदर वन इज एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों को हम अब किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट, जिसको हम आईपीसी का नाम देते हैं, उसको हमने उसको रिप्लेसमेंट हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023 से। देन अगर मैं क्रिमिनल एक्ट की बात करूं तो रिप्लेसमेंट हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। एंड दी अनदर वन इज इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको हमने रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, राइट। सो BNS, BNSS एंड BSA। अब आपको ये 3 एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। चीज़ें वही हैं, राइट, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग कर दी गई हैं। जैसे आप देखोगे, कुछ हम जब पढ़ेंगे तो हमने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं कि ठीक है, पहले मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर मैं बात करूं या फिर इंडियन पीनल कोड की बात करूं, उसमें क्या था कि हम ऑफ क्राइम वर्ड यूज़ करते थे। यहाँ पे क्या कर दिया गया? ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया है। कोई नई चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं जो शायद अब टाइम को देखते हुए, चेंजेस को देखते हुए चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं थी या उसमें चेंजेस की ज़रूरत थी, तो कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो ऑल टुगेदर हम ये तीनों के तीनों एक्ट नए पढ़ेंगे, करेक्ट है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले BNS से। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपको पता है सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज, हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इट्स अ सब्सटैंटिव लॉ एंड द अदर इज प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि क्रिमिनल कोड है, वो मेरा क्या है? आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वो सब्सटैंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमारा जो क्रिमिनल कोड है वो मेरा प्रोसीजरल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरा इंडियन पीनल कोड, तो ये मेरा सब्सटैंटिव लॉ है। तो मतलब क्या कि सब्सटैंटिव लिखा तो होता है कि इट्स अ सब्सटैंटिव लॉ, इट्स अ प्रोसीजरल लॉ, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सब्सटैंटिव लॉ का मतलब क्या है कि एक 2 चीज़ें होगी, सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ मतलब कि वो एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हमारी इंडिविजुअल्स की राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, क्या करना है, क्या नहीं करना है और नहीं करने पे क्या सज़ा है, वो सब कुछ मेरा सब्सटैंटिव लॉ बताता है। मतलब मेरा मेन चीज़ क्या हो गई? सब्सटैंटिव लॉ। अब कोई काम गलत है, ये उसमें लिखा है, ठीक है, और उसकी ये सज़ा है। अब सज़ा को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो एक प्रोसीजर है, राइट। तो वो हो गया मेरा प्रोसीजरल लॉ। जैसे कि मेरा क्रिमिनल कोड है, वो मेरा प्रोसीजरल है, क्योंकि हमें ये बताया गया कि क्या क्राइम है क्या नहीं है, वो मेरा इंडियन पीनल कोड मुझे बता देता है। अब वो क्राइम क्रिमिनल नेचर का है, सिविल नेचर का है, उसके लिए 2 प्रोसीजरल लॉज हैं मेरा, हम जिसको बोलते हैं CPC और CRPC, ठीक है। अभी तक हम यही वर्ड्स यूज़ करते थे, तो ये मेरे प्रोसीजरल लॉज हैं। तो जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो, मेक श्योर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई ये कब एक्ट आए, रिप्लेस क्यों हुआ, करेक्ट। तो सबसे पहले है द भारतीय न्याय संहिता 2023। So the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 is a modern day legislature which has replaced the colonial Indian Penal Code of 1860। मतलब अब मान लो ब्रिटिश के टाइम का ये एक्ट चलता आ रहा है, हमने एज इट इज़ मतलब ऑब्वियसली जब इंडिपेंडेंस के बाद एज इट इज़ हमने अपने पे अप्लाई हो गया, लेकिन अब हमने उसको चेंज किया है कि सोचो कितना पुराना है, 1860 से ही चलता आ रहा है। तो इसको रिप्लेस किसने किया है? द भारतीय न्याय संहिता 2023 ने।
which was retained as the main penal law of the country even after India became independent in 1947. Enforced from 1st July 2024, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 represents a transformative update to Indian criminal laws, replacing the colonial era EIPC of 1860. क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्राइम आपके इतने एडवांस हो गए हैं कि जो उस टाइम पे कोई सोच नहीं सकता था, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए हमने ये चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं. By introducing modernized definitions and addressing new forms of crime such as cyber offenses and organized crime, the BNS 2023 aims to make India's legal system more aligned with the contemporary social and technological realities. मतलब कि अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो अब नए नए ऑफेंसेस, नए नए क्राइम हमें देखने को मिलते हैं कि अच्छा अभी आप किसी को कॉल भी करोगे ना तो भी एक वार्निंग आती है कि सावधान, कि अगर आपको कोई किसी नंबर से या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज का नाम लेके बोलता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब एक ऑफेंस है, ये सब झूठ है. कभी भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको स्पेसिफिकली, आपने देखा होगा कई बार आप वॉइस मेल सब में होने लगा है, ठीक है, आप कॉल नहीं उठा रहे हो तो वॉइस मेल ड्रॉप करने का ऑप्शन आता है. तो कई बार आप देखोगे कोई कॉल्स के अंदर पूरा लिखा, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं तो बाद में वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, तो आप सुनोगे उसमें होगा कि आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा, है ना, ट्राई से वार्निंग है, 1 हफ्ते के अंदर ये नंबर बंद कर दिया जाएगा. अगर बंद नहीं, मतलब इसको करने से रोकना है तो आपको सो एंड सो नंबर पे कॉल करना है या इस लिंक को क्लिक करना है या कोई SMS भेजना है. तो ये सब क्या, ये पहले हम सोच सकते थे नहीं, ठीक है. तो ये अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है बाय द गवर्नमेंट कि ऐसी कोई भी चीज़ को आपको नहीं करना है. सो ये क्या है, ये आज का क्राइम है जो कि ऑब्वियसली कहीं पे भी स्टेटेड नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी. तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको इंक्लूड करने के लिए, इन सबको पनिशेबल बनाने के लिए हमने, मतलब मजबूरन हमें इन लॉज को चेंज करना पड़ा और नए हमारे आज के हिसाब से हमें क्राइम्स को डिफाइन करना है. तो उसके लिए हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया. इट incorporates provision for community services such as punishment, refines terrorism and sedition laws and eliminates obsolete offenses. मतलब कोई पहले के टाइम पे कोई क्राइम डिफाइंड है जो कि आजकल लोग करते ही नहीं है, मतलब उतनी छोटी तो सोच ही नहीं रह गई, राइट. तो उन ऑफेंसेस का कोई काम नहीं है तो उनको हटाया गया है. रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक इंसान के साथ जो गलत हो रहा है उसको जस्टिस देने के लिए चीज़ों को चेंज किया गया है. So the BNS 2023 is a crucial step in enhancing the accessibility, relevance and efficiency of Indian criminal justice system while upholding the constitutional rights of all citizens. कि भाई चीज़ों को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए कि सब चीज़ें कवर भी हो जाए, प्लस मेरी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, जस्टिस मिले एंड किसी भी चीज़ का हम उल्लंघन ना करते हुए ये लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया. So the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which came into force on 1st July 2024, तभी अब आपके एग्जाम्स में ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है. सो ये एक्ट इन फोर्स कब आया? 1st July 2024 and applies to whole of India, replace the colonial IPC. अब हमने IPC किससे रिप्लेस हो गया? भारतीय न्याय संहिता BNS से. सो अ क्राइम इज अ सोशल फिनोमिना. व्हाट इज क्राइम? अगर मैं आपसे पूछूं क्राइम क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो. व्हाट इज क्राइम, राइट? पूछो तो क्राइम क्या है? क्राइम इज अ सोशल फिनोमिना. इट इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी. It arises first when a state is organized, people set up rules, the breaking of which is an act called crime. आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है.
तो हमने बोला सबसे पहले एक स्टेट सेटअप होती है, फिर क्या होता है, पीपल, उसके अंदर आप मेरे जैसे जो लीडर्स बनते हैं वो लोग अपनी एक रूल सेटअप करते हैं, राइट। हमारे कुछ स्टेट एक्ट्स हैं, कुछ सेंट्रल एक्ट्स हैं, राइट। तो ऐसे हमारे एक्ट सेटअप होते हैं जो कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन किस चीज़ को किस तरीके से करना है वो सेटअप किया जाता है। फिर जाके जब कोई उन चीज़ को वायलेट करता है उसको हम क्राइम का नाम देते हैं। जब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये तरीके से ये स्टेप से चीज़ें होनी हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कहीं लिखा ही है तो फिर तो जो मैं करूँ वो सही, जो आप करो वो सही। लेकिन अगर हमें पता है कि ये इसको इस तरीके से फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो फिर हमें सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पहले डिफाइन होती हैं, उनको तोड़ना हम क्राइम का नाम देते हैं। So law regulates the social interest, arbitrates conflicting claims and demands. The security of person and property, which is an essential function for the state, is achieved through the instrumentality of criminal law. Crime being a relative conception is an act defined by state as a crime. The concept of crime changes from time to time and as per the society. जितना चीज़ें एडवांस हो रही हैं उतने ही क्राइम भी एडवांस हो रहे हैं। सो क्राइम की डेफिनेशन अगर कोई मैं बोलूँगी स्टैटिक रहेगी तो डेफिनेटली नो, हाँ रह सकती है कि हमें पता है कि क्राइम क्या है। कोई चीज़ को अगर आपने ऑलरेडी डिफाइंड है, आपने उसको उस डिफाइंड प्रोसीजर के अलावा फॉलो किया तो वो हमने बोला गलत है, उसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब क्राइम जो आज की डेट में है, क्या वो अगले साल या नेक्स्ट ईयर्स ऑनवर्ड वही क्राइम रहेगा? क्या वो इंक्लूसिव लिस्ट है? द आंसर इज नो, इट इज़ एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, क्योंकि वो एड ऑन होते रहेंगे और पुराने जो अब कोई नहीं कर रहा वो ऑब्सोलीट होते जाएंगे तो वो डिलीट होते रहेंगे। सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम देयर इज नो फिक्स्ड रूल। क्राइम इज व्हाट द लॉ से इट इज। The difference between a criminal offense and a civil wrong is that while the former means a criminal offense, former मतलब पहले वाला, इन दो चीज़ों में former क्या है? criminal, ठीक है। तो the difference between the criminal offense and a civil wrong is that while the former is considered a wrong against the society because of their grave nature, है ना। क्रिमिनल क्राइम में क्या हुआ, आपने डेकॉटी हो गई, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ऑल दीज फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। लेकिन सिविल रॉन्ग क्या होता है? इज ए रॉन्ग डन टू एन इंडिविजुअल। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है इंडिविजुअल के साथ, तो वो मेरी राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, वो मेरा एक सिविल रॉन्ग है। लेकिन क्रिमिनल उससे ज़्यादा इंटेंस होता है, राइट। ग्रेव नेचर मीन्स इट इज़ मोर इंटेंस देन अ सिविल रॉन्ग। इट इज़ बिलीव दैट सीरियस क्राइम्स थ्रेटन्स द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्डरली सोसाइटी एंड देयरफॉर इफ सच क्राइम इज कमिटेड इट इज़ कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी। जैसे बोलते हो अटैक हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी। कोई इंडिविजुअली मेरे घर पे अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कुछ एक कोई भी रीजन में अटैक होता है, कोई एक मार्केट प्लेस पे अटैक होता है, तो उसमें उनको नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। दे आर टारगेटिंग अ लार्ज मासेस ऑफ पीपल, सो दैट कम्स अंडर अ ग्रेव नेचर एंड वो एक सोसाइटी को टारगेट करते हैं, पीपल एट लार्ज को टारगेट होता है, तो दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। It should be kept in mind that what is criminal, illegal or unlawful may still be socially acceptable practice. It is also likely that a society considers as reprehensible is not criminal in the eyes of law. The divergence of criminal law, however, with the moral and cultural standard of society cannot be too great because government in framing and amending criminal laws cannot be ignorant of societal standards. अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए जो सोसाइटी के एज पर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं लेकिन वो क्राइम नहीं हम बोल सकते, राइट। जैसे मैंने बोला चीटिंग इन अ रिलेशनशिप और चीटिंग इन अ मैरिड लाइफ इज रॉन्ग एज पर द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, लेकिन क्या वो क्राइम है? द आंसर इज नो, राइट।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा लॉज बोलते हैं कि वो क्राइम है, क्राइम इन द सेंस कि इट इज़ इलीगल, लाइक कंज्यूमिंग ड्रग्स इज इलीगल, है ना। आप अंडर द एज ऑफ 18 अगर आप किसी बच्चे से काम करा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इलीगल। बट क्या अगर हम सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर देखें तो सम पीपल कंसिडर टेकिंग ड्रग्स एज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, उनको लगता है देयर इज नो हार्म इन इट। तो गवर्नमेंट जब भी लॉज बनाती है वो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को देख के बनाती है कि पीपल एट लार्ज का क्या बिलीफ है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसको देखते हुए हम लॉज बनाते हैं। बिकॉज हम ये कंसिडर नहीं कर सकते एक एक तो अच्छा आपके लिए सही है आपके लिए अलग, तो इनके लिए लॉज अलग और इनके लिए लॉज अलग। द आंसर इज नो। हम लॉ बनाते हैं एक लॉ जो कि सब पे एप्लीकेबल होता है, हमारी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ दी सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की जर्नल नॉर्म क्या है, जर्नल प्रैक्टिस क्या है, उसके हिसाब से लॉज को बनाया जाता है। सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड, जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्राइम एंड इलीगल और अनलॉफुल में स्टिल बी सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, ठीक है। It is also likely that a society considers as reprehensible is not criminal in the eyes of law. तो मतलब कि कोई बहुत इमोरल चीज़ है, वो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भाई गलत है लेकिन वो क्राइम नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, बिकॉज गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग एंड अमेंडिंग क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। In BNS, the definition of crime has not been attempted or defined, but according to Section 2, Clause 24, the word offense means things made punishable by BNS. अभी आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पे हम crime word को replace करा गया है offense से, ठीक है। So the word offense and crime are interchangeable, कि crime लिखा है offense लिखा है तो हम बोलेंगे one of the same thing. The BNS doesn't uses the word crime, instead it uses the term offense as defined under Section 2 Clause 24. The Bharatiya Nyaya Sanhita is a substantive law of crime. अब अगर आपको डिफरेंस ही नहीं पता कि what is the difference between a substantive law और a procedural law, हाउ यू कुड डिफाइन सच अ लाइन, कि हमने यहाँ पे लिख दिया BNS इज अ सब्सटैंटिव लॉ ऑफ क्राइम। अब क्या मतलब है जब मुझे पता ही नहीं है, तो मतलब क्या कि मेरा जो BNS है इंडियन पीनल कोड, जिसको हम रिप्लेस करके नाम क्या हो गया है भारतीय न्याय संहिता, ये एक सब्सटैंटिव लॉ है जो मुझे डिफाइन करता है क्राइम क्या है, इंडिविजुअल की राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या गलत है क्या सही है, और अगर गलत है तो इसकी क्या पनिशमेंट है, वो मेरा सब्सटैंटिव लॉ है। मीन्स अ लार्जर पिक्चर जो हमें दिखाता है वो मेरा सब्सटैंटिव लॉ दिखाता है। तो जो सब्सटैंटिव लॉ बोलेगा उसको फॉलो करने का प्रोसीजर मेरे प्रोसीजरल लॉज में है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ हमेशा साथ काम करेंगे, एक दूसरे के बिना इनका वजूद है या नहीं, तो आंसर इज बिल्कुल है। किसका है और किसका नहीं, सब्सटैंटिव लॉ का डेफिनेटली है, बिकॉज वो अपने आप में सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉ कैन वर्क विदाउट अ प्रोसीजरल लॉ, बट अ प्रोसीजरल लॉ कैन नॉट कम इनटू फोर्स विदाउट अ सब्सटैंटिव लॉ, क्योंकि प्रोसीजर हमें तब बताया गया है जब उससे बड़ी चीज़ हमें सब बता दी कि ये पनिशमेंट है, ये क्राइम है, ठीक है। हम उसको फॉलो करने का एक प्रोसीजर बता रहे हैं। अब प्रोसीजर ही, अगर हमें सिर्फ प्रोसीजर पता होने से कुछ नहीं होगा, क्या क्राइम है और क्या नहीं वो जानना ज़रूरी है। तो BNS is a larger picture, it is a substantive law. It defines acts which constitute an offenses and lays down the punishment for the same. आगे मिल गया आंसर substantive law का कि ये बताता है offense क्या है और उसकी punishment क्या है. It lays down certain principles of criminal law. The procedural law through which the BNS is implemented is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. मतलब जो BNS है ये आप बोल सकते हो एक अम्ब्रेला है. तो अगर अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला हमने बोला कि BNS है,
ठीक, डोंट गो ऑन द ड्राइंग, ठीक है। अम्ब्रेला अगर बीएनएस है तो इसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं, इसके अंदर हमारा आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो बीएनएस कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स एंड 358 सेक्शंस। Jurisdiction of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. So ordinarily law made by a country are applicable within its own boundaries because a country cannot have legal machinery to enforce its laws in other sovereign countries. Thus, for most of the laws, the territorial jurisdiction of a law is the international boundary of that country. कि भाई मेरा जो लॉ है वो मेरी कंट्री में ही एप्लीकेबल होगा। कहाँ तक एप्लीकेबल है, मेरी कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर अगर कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो मेरे कंट्री के लॉ से गवर्न होगा। अब अगर कोई बाहर का सिटीजन आता है और वो कुछ करता है जो कि मेरी कंट्री में क्राइम है, तो उस पर मेरी कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो और अगर मेरी कंट्री का पर्सन बाहर जा रहा है, वहाँ पे वो कुछ करता है और फिर मान लीजिए कुछ गलत करके आ जाता है इंडिया, वो कहीं पे भी उसको पकड़ा जाता है, तो वहाँ पे भी वो मेरा ऑब्वियसली मेरे इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे। सो कंट्रीज however also make laws applies to territories outside their own country. This is called extraterritorial jurisdiction. तो दो तरीके की jurisdiction है, intra-territorial jurisdiction and the other is extraterritorial jurisdiction. Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, criminal courts in India exercises jurisdiction either because a crime is committed by any person, national or foreigner within the Indian territory, or because a crime though committed outside India, the person committing the crime is liable to be tried for it under the Indian laws. मतलब कि में जो भारतीय न्याय संहिता है वो बोलता है क्रिमिनल कोड इन इंडिया एक्साइज करता है जुरिस्डिक्शन। क्यों? क्योंकि अगर क्राइम कोई ऐसे पर्सन से कमिट हो रहा है बाय एनी पर्सन जो कि नेशनल है या फॉरेन है, लेकिन मेरी कंट्री की धरती पे आके उसने कुछ गलत किया है, मेरी इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर आके उसने कुछ गलत किया है, तो उस पे इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे। और हमने बोला या फिर कोई क्राइम जो भले बाहर कमिट हुआ है लेकिन उस पर्सन पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा। क्या लिखा था? इन द कमिटेड आउटसाइड इंडिया द पर्सन कमिटिंग द क्राइम इज लाइबल टू बी ट्राइड फॉर इट अंडर द इंडियन लॉज। The former is known as intra-territorial and the latter is known as extraterritorial jurisdiction. So where a crime under the provisions of BNS is committed within the territory of India, the BNS applies and the courts can try and punish irrespective of the fact that the person who has committed the crime is an Indian national or a foreigner. ठीक है? This is called intra-territorial jurisdiction because the submission of the jurisdiction of the court is by virtue of the crime being committed within the Indian territories. So section 1 subsection 4 and section 1 subsection 5 of BNS deals with the extraterritorial jurisdiction. This section declares a jurisdictional scope of operation of BNS to enforce committed within India and beyond India. The emphasis on any person makes it very clear that in terms of considering the guilt for any act or omission, the law should be applied equally without any discrimination on the grounds of caste, creed, nationality, rank, status और privilege। की सबके लिए लॉ जो है वो एक जैसा है, वो कुछ नहीं देखेगा कि आपका क्या स्टेटस है, आपकी कास्ट क्या है, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो। So the BNS applies to any offence committed within the territory of India, जो कि हमें पता है, any place without and beyond India, वो मेरा extra territorial jurisdiction हो गया। Any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, कि कोई भी ship, ठीक है, वो किसी पानी है, ठीक है, पानी आप एक बार आप इंडियन वाटर्स को आपने क्रॉस कर लिया, आप कहीं पे भी बीच में हो, ठीक है, पर वो शिप कहीं पे भी है, लेकिन जो पर्सन उसके अंदर है, ठीक है, वो वहाँ पे वो क्राइम कंडक्ट कर रहा है। अब वो शिप जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, शिप या एयरक्राफ्ट व्हाटएवर इट मे बी, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो BNS उस पर एप्लीकेबल होगा।
any person in any place without and beyond India committing an offense targeting a computer resource located in India, जिसको हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं, कि आप इंडिया की कोई लोकेशन को, इंडिया के कोई आप थ्रू दी यूज ऑफ दी इंटरनेट आप कुछ भी टारगेट कर रहे हो, कोई कंप्यूटर रिसोर्स जो कि लोकेटेड इन इंडिया है, आप कहीं पे भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो उसके ऊपर मतलब ऑब्वियसली जब वो चीज़ें पकड़ में आती हैं तो उस पर हम उसको अपने हिसाब से एज एन इंडियन लॉज पे क्या है, BNS, उस पर एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लर्न करना है आपको कि कहाँ पे क्या एप्लीकेबल है। It should be noted that it is not a defense that a foreigner या non-Indian citizen did not know that he was committing a wrong, the act itself not being an offense in his own country. In this regard, the Supreme Court in Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay, देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी केस लॉज हैं, हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अभी तक ये पहला केस लॉ आया है। सो आप क्या करोगे, अब आपका ये एक होमवर्क है कि जैसे जैसे हम चैप्टर में एक पर्टिकुलर चैप्टर वन थिंग एट अ टाइम लेके चलेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी केस लॉज हैं आप उनको एक प्लेन पेपर पे लिख लेंगे, राइट। अब क्योंकि एक चैप्टर से रिलेटेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड केस लॉज मिल जाएंगे, एंड क्योंकि जब सारे एक साथ होंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के इतने केस लॉज हैं, तो एग्जाम्स में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, रेफर करना इजी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम में जब हम रिविजन करते हैं तो आपका तो काम ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। एक केस लॉ की अपने आप ही एक बुक बन जाएगी। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जब चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये सारे चैप्टर्स के ये केस लॉ हैं, अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है उसके सामने भी आप लिखते रहोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगी। एंड द सेम थिंग मैं भी ऐसे कर रही हूँ। अब मैं सारे केस लॉज को स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के केस लॉज की एक लिस्ट बना रहे हैं, लास्ट में इनको रिवाइज कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया विद द ICSI मॉड्यूल। मैक्सिमम कवरेज है, वाइडेस्ट ICSI मॉड्यूल कवरेज, इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग, हम केस लॉज को कवर करके चल रहे हैं। थर्ड थिंग, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करके चल रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो व्हाट एल्स डू यू वांट, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको बोला BNS कहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, अप्लाई क्या क्या चीज़ों पे करता है, अभी 4 पॉइंट है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप इसको याद करो और फिर खुद एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब आप खुद एक बार लिख लोगे बिना देखे तो आपका वो चीज़ भी स्ट्रांग हो गई। तो ये होता है स्ट्रैटेजिकली पढ़ना। So in Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay, it was held that it is obvious that for an Indian law to operate and be effective in the territory where it operates, that is the territory of India, it is not necessary that the law should either be published or be made known outside the country in order to bring the foreigners under the ambit. It would be apparent that the test to find out effective publication would be publication in India, not outside India, so as to bring it into notice of everyone who intend to pass through India. मतलब क्या कि भाई एक फॉरेनर है, राइट, मान लीजिए बाहर चेन स्नैचिंग जैसा कुछ नहीं होता, एक एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, चेन स्नैचिंग जैसा कुछ नहीं होता, या और कॉमनली लो कि हम मानते हैं जो हमारे अभी टेलीफोन्स के थ्रू चीज़ें हो रही हैं कि आपको कोई भी कॉल करके गवर्नमेंट एजेंसीज का नाम लेता है तो उनके उस जाल में नहीं फंसना है, इट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, वो अपराधी हो सकते हैं, बोला जाता है ना। तो अब क्या, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक कोई फॉरेनर यहाँ आया और उसने ऐसी कोई चीज़ स्ट्रैटेजिकली मिलके कुछ ऐसा गलत कर दिया जो कि उसकी कंट्री में क्या है, क्राइम नहीं है, लेकिन मेरे इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग वो क्राइम है। अब वो अगर ये बोल के बचना चाहे, अब उसने क्राइम तो कर दिया, ठीक है, अब वो ये बोल के बचना चाहे कि मेरी कंट्री में तो इसको हम क्राइम नहीं मानते हैं, तो क्या हम वो चीज़ मानेंगे? द आंसर इज नो। तो वहाँ पे आपका ये केस लॉ रेफर होता है कि भाई
हम क्या देख के मानेंगे कि इंडिया में ये क्राइम है या नहीं? बोलता पब्लिकेशन इन इंडिया को कंसिडर किया जाएगा। अगर इंडियन पब्लिकेशंस में वो पब्लिश्ड है क्राइम तो मतलब वो क्राइम है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम आपको बाहर जाके बता दें, हर कंट्री की पब्लिकेशंस में पब्लिश करेगी ये क्राइम, ये चीज़ क्राइम मानी जाती है इंडिया में। देयर इज़ नो सच एक्सक्यूज। तो उनको हम इंडियन BNS के अकॉर्डिंगली उनको क्राइम की सजा मिलेगी। करेक्ट। नाउ कम्स द एग्जेम्पशन फ्रॉम द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द BNS। ठीक है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से किन लोगों के ऊपर भाई है वो इंट्रा टेरिटोरियल में, लेकिन फिर भी BNS एप्लीकेबल नहीं होगा। देन अगेन मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आर्टिकल 361(2) of the Constitution of India protects criminal proceeding against the president or the governor of a state in any court during the time they hold the office। इन पे applicable नहीं है। In accordance with the well-recognized principle of international law, foreign sovereigns are exempt from the criminal proceedings in India. And the third is, this immunity is also enjoyed by the ambassadors, diplomats of foreign country who have official status in India. Now in a very simple language हम इनको समझते हैं। आर्टिकल 361 क्या बोलता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the governor of a state cannot be taken to court for any criminal case while they are in the office। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरी एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशंस ऑफ BNS किसकी? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की। तो प्लीज नोट इट डाउन। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, लेकिन आप अपने कोई अपने फ़ोन से इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हो एंड आफ्टरवर्ड्स अपने नोट्स में कॉपी कर लेना। इजी लैंग्वेज में क्या है इसका मतलब कि गवर्नर पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे दे कैनॉट बी टेकन, उन पे हम केस करके उनको कोर्ट नहीं लेके जा सकते हैं जब तक वो ये पोजीशन होल्ड करते हैं। दिस मीन्स दे हैव स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम द criminal proceeding during the time they are in power. Second, international laws give foreign leaders, sovereigns, protection from the criminal cases in India. This means that if a foreign king, queen or president visit India, they cannot be taken to court here for any crime. तो वो भी इन सब चीज़ों से एग्जेम्प्ट है कि यहाँ पे आके उनको कोई क्राइम हो गया तो उनको हम लाइबल हेल्ड नहीं करेंगे, वो एग्जेम्प्ट है। एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमैट्स from other countries who have official roles in India also enjoy this protection. So they cannot be taken to court in India for criminal cases while they are serving in the official position. जैसे आप एम्बेसीज में देखते हो, ठीक है, और भी पोजीशन के लिए आपके एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स फ्रॉम दी अनदर कंट्री आपकी कंट्री में आके काम कर रहे हैं, अपनी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो वो भी इन चीज़ों से एग्जेम्प्ट है। तो ये तीन चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। एग्जाम में आप ये लिख दोगे, परफेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट ये चीज़ क्योंकि क्लियरली बता रही है, उसको एक्सप्लेन कर पा रही है, तो दिस लैंग्वेज इज परफेक्ट फॉर राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम। देन Section 3 of the IPC replaced with Section 1 subsection 4 of BNS. ये क्या कहता है? 1 subsection 4, any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of BNS for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed in India। ठीक है, क्या बोल रहा है? कोई भी पर्सन जो लाइबल है बाय एनी लॉ फॉर एक इंडियन लॉज के हिसाब से वो लाइबल है, ठीक है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंसेस, उसने बाहर कुछ किया है, ठीक, लेकिन वो इंडियन लॉज में भी आप उसको आप हेल्ड कर रहे हो लाइबल, तो वो कैसे उस पर एक्ट एप्लीकेबल होगा? कहता है शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ BNS फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, सेम मैनर में जैसे अगर वो इंडिया में रह के क्राइम करता, आप उसके साथ डील करते, क्रिमिनल लॉज उस पर एप्लीकेबल होते, सेम वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। Section 4 of the IPC replaced with Section 1 subsection 5 of BNS। 1(5) क्या बोलता है? The provisions of BNS shall also apply to any offence
कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, हम यहाँ से पढ़ते हैं, कमिटेड बाय any citizen of India no matter where they are in the world is still under the Indian law. कि इंडियन सिटीजन है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उस पर BNS एप्लीकेबल होगा. सेकेंड, और BNS किस पे एप्लीकेबल होता है, बोलता है कोई भी पर्सन, कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, नो मैटर वो शिप, प्लेन कहीं पे भी हो, ठीक है, इज ऑल्सो अंडर द इंडियन लॉज. अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में तो इंडियन लॉज एप्लीकेबल है. इंडियन सिटीजन कहीं पे भी है दुनिया के किसी भी कोने में, उस पर इंडियन लॉज एप्लीकेबल है. थर्ड, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया हु कमिट्स अ क्राइम दैट अफेक्ट्स अ कंप्यूटर और सिस्टम इन इंडिया इज स्टिल सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज. कह रहा है कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया में है, वो क्राइम करता है जिससे कि हमारी कंट्री के कंप्यूटर या कोई IT सिस्टम में चीज़ें हैम्पर होती हैं, तो उस पर इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे. इन सिंपल टर्म्स दीज रूल मीन्स दैट इंडियन लॉज कैन अप्लाई टू इंडियन सिटीजन्स, इंडियन शिप्स, planes and people who commit crimes that harm Indian computer system no matter where they are in the world. ठीक है, ये चीज़ों से आप इन लाइन से आपको क्लियर हो गया कि किस पे BNS एप्लीकेबल है. अगेन आप अपने फ़ोन से फ़ोटो लेके अपनी नोट्स में कॉपी कर सकते हैं. In this section, the word offense includes every act committed outside India, which, if committed in India, would be punishable under the BNS. Illustration: A who is a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. क्यों एप्लीकेबल हो रहा है BNS? क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन ही बोल दी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है. जब वो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहला चीज, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उस पे BNS एप्लीकेबल होगा. कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट, पर्सन, ठीक है, वो पर्सन कोई भी शिप पे है, एयरक्राफ्ट में है, और वो एयरक्राफ्ट, प्लेन यहाँ शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उन पे BNS एप्लीकेबल है. या एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया जो कमिट कर रहा है क्राइम जो अफेक्ट कर रहा है इंडियन कंप्यूटर सिस्टम्स को, तो उस पर BNS एप्लीकेबल होगा. Changes between section 3 of the IPC and section 1 और subsection 4 of BNS जो अभी हमने पढ़ा, इनमें क्या changes आया है? क्योंकि हमने बोला section 3 of IPC को 1/4 ने of BNS replace किया है. तो क्या replace किया बोलते हैं? Section is included as a subsection in the BNS heading. सेकेंड चेंज क्या आया कि हमने इंडियन लॉज को रिप्लेस कर दिया विद लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये चेंज कर दिया. तो इससे हमने सेक्शन 3 ऑफ IPC को रिप्लेस किया है विद सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ BNS. ऐसे ही चेंजेस बिटवीन सेक्शन 4 ऑफ IPC एंड 1/5 ऑफ BNS में क्या चेंज आया है कि सेक्शन इज इंक्लूडेड एज अ सबसेक्शन. एंड द थर्ड सेकेंड थिंग इज इन द इलस्ट्रेशन युगांडा हैज़ बीन रिप्लेस्ड एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया. हमने इलस्ट्रेशन में लिया ना कि a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. वहाँ पे illustration specific दे रखी थी, right? अब बात आती है stages of crime की. अब stage crime मतलब हम किसको crime मानेंगे? क्या चीज़ follow होती है तो crime होता है? हमने बोला अगर कोई क्राइम इंटेंशनली कर रहा है, वॉलेंटरली कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, तो वो इन स्टेजेस पे क्राइम को एग्जीक्यूट करता है. सबसे पहले वो उसकी गलत करने की इच्छा होती है. ठीक है, अंदर से उसको आता है कि मुझे ये काम करना है. ठीक है, अब वो जो काम होता है वो गलत होता है, तो उसकी इंटेंशन ही काम गलत करने की. अब जब मैंने सोच लिया, जैसे हम उठते हैं ना, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें ये काम करने हैं, ये काम करने की मेरी इच्छा है, तो ऐसे ही उसकी इच्छा वो गलत काम करने की. अब उसने वो एक सोच उसके दिमाग में आई, अब उस सोच को वो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी करता है, तो हमने बोला प्रिपरेशन करेगा. जब मैंने चीज़ें प्रिपेयर कर ली तो मैं उसको अटेम्प्ट करने जाती हूँ. ठीक है, पहले दिमाग में एक थॉट आया, थॉट को मुझे
रियलिटी में लाने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मैं वो सोचूंगी। मैंने वो भी प्रिपरेशन कर ली, सोच लिया। अब जब मैंने सोच लिया तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो वो अटेम्प्ट हो गया। और फिर फाइनली जब मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ तो वो रिजल्ट हो जाता है मेरे क्राइम का, जब मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया। तो 4 स्टेजेस में क्राइम होता है: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ क्राइम और एकम्प्लिशमेंट, जिसको आप स्टेज पे खड़े होकर आपने अचीव कर लिया, वो मेरी लास्ट स्टेज है। फर्स्ट इज criminal intention. So criminal intention is the first stage in the commission of offense. Intention is the conscious exercise of mental faculties of a person to do an act for the purpose of accomplishing or satisfying a purpose. Law does not as a rule punish individuals for their evil thoughts or criminal intention. The criminal code does not punish a man for mere guilty intention because it is very difficult for the prosecution to prove the guilty intention of a man. कि भाई क्रिमिनल इंटेंशन क्या हो गई, ये मेरी पहली स्टेज है, ये मेरी कॉन्शियस एक्सरसाइज है मेरे दिमाग की कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। अब लॉ डज नॉट एज अ रूल पनिश इंडिविजुअल फॉर द इविल थॉट। मैं सोच तो कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, मेरी सोच कुछ भी सोच सकती हूँ मैं, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। लेकिन मेरी सोच पे मुझे पनिश करना वैसा तो नहीं है। जब तक मेरी सोच को मैं रियलिटी में एग्जीक्यूट नहीं कर दूंगी, मुझे पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। सो इंटेंशन मीन्स डूइंग एनी एक्ट विथ वंस विल, डिजायर, वॉलंटरीनेस, मैलाफाइड और फॉर सम पर्पस, ठीक है। इंटेंशन क्या होगी, मैंने सोचा मेरे को करना है, मेरी इच्छा इज एन इंटेंशन। इन द BNS, all these varied expression find place in various sections of BNS. Intention can also be imputed under the law. For example, if a man drives in a rash and reckless manner, आप फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि कोई शायद फुटपाथ पे लेटा है, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना आप ड्राइव कर रहे हो, रिजल्टिंग इन एन एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंट हुआ एंड कॉजिंग अ डेथ ऑफ अ पर्सन, तो जो रेकलेस ड्राइवर है, ठीक है, वो ये नहीं बोल सकता है, कैनॉट प्लीड इनोसेंट बाय स्टेटिंग दैट ही नेवर इंटेंटेड टू कॉज एन डेथ। कि मैं तो आप आपकी कोई स्पोर्ट्स कार आई, आप उसको फुल स्पीड में चेक करना चाहते हो कि कितनी तेज भागती है, आपने एक्सलेटर पे पैर किया और आप उसको फुल स्पीड पे चला रहे हो, मीनवाइल आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे किसी पर्सन की डेथ हो गई। अब आप बोलोगे मेरी इंटेंशन किसी को हार्म करना, किसी की डेथ करना नहीं थी, मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं तो अपनी गाड़ी चलाना चाहता था फुल स्पीड पे। अब आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आपको पता तो था ना कि इतनी तेज स्पीड से कुछ भी हो सकता है, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। सो इट मे बी ट्रू इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म दैट वो बोलेगा मेरी तो ये करने की इंटेंशन नहीं थी, वो बात सच हो सकती है, बट जो आप चला रहे हो तो आपको समझ तो आएगा कि इससे कुछ हार्म हो सकता है, एंड इवन it can cause a death of a person on the road. So by the virtue of the definition of the word voluntarily in the BNS, a reckless driver who causes death of a person can presumed or deemed to have intended the cause of death of a person. लेकिन उस पर्सन को सजा तो होगी, हम मानेंगे कि तुम्हारी यही करने की इंटेंशन थी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेज, दैट इज इंटेंशन। सेकंड इज प्रिपरेशन, मैंने कुछ सोचा, अब मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी। सो प्रिपरेशन मीन्स अरेंज नेसेसरी मेजर्स फॉर कमीशन ऑफ इंटेंटेड क्रिमिनल एक्ट। प्रिपरेशन itself is not punishable as it is difficult to prove that necessary preparations were made for commission of an offense. कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उस पर आप आके मुझे पनिश कर दो, नो यू कैन नॉट डू इट। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, करूँ या नहीं करूँ अभी भी नहीं पता, तो उस पर मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस मेयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल। कैसे हो सकती है कि आप कुछ अटैक करने के लिए बॉम्ब बना रहे हो, अब आप बॉम्ब बना रहे हो तो डेफिनेटली आपकी कुछ तो करने की इंटेंशन है, तो आप चीज़ें प्रिपेयर करो, तो प्रिपरेशन पे भी आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है।
So under the BNS, mere preparation to commit a offence, few offence is punishable as they are considered to be grave offences. Some of them are preparation of a wage war against the government. देखो हमने क्या बोला कि प्रिपरेशन करना कोई क्राइम नहीं है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको पनिशमेंट नहीं हो सकती, हम क्राइम नहीं मान सकते. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर प्रिपेयर करोगे तो आपको प्रिपरेशन में भी पनिशमेंट मिलेगी. जैसे कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वेज वॉर करना चाह रहे हो, सब मिलके आपस में तैयारी करोगे इस दिन हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट धरना करेंगे, वेज वॉर करेंगे, तो वो गलत है. आप प्रिपरेशन के टाइम पे ही आपको रोक दिया जाएगा और पनिशमेंट मिलेगी. सेकेंड, प्रिपरेशन फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स, कि आप नकली कॉइन्स बनाने की मशीन लेके आ रहे हो, स्टैम्प्स के लिए प्रिंटिंग के लिए आपने एक फेक सेटअप कर लिया, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, अभी तो बने नहीं है, बन जाएंगे तो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है. तो आपको प्रिपरेशन की स्टेज पे ही पनिशमेंट मिलेगी. थर्ड, possessing counterfeit coins, false weights or measures or forged document, नकली डॉक्यूमेंट्स हो गया, फॉल्स वेट्स हो गए, तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब फेक चीज़ें आप गलत काम कर रहे, आप करोगे, ठीक है, आपने अभी किया नहीं लेकिन आप उस गलत काम करने की तैयारी कर रहे हो कि फॉल्स वेट्स लाके आपने नकली डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, आप मिंटिंग कॉइन्स वगैरह फेक पब्लिश कर रहे, प्रिंट कर रहे हो, आप नोट्स प्रिंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि हम नकली करेंसी को सर्कुलेट करेंगे, तो प्रिपरेशन स्टेज पे ही आपको पनिशमेंट मिलेगी. देन मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉटी, आप डेकॉटी करने जा रहे हो, प्लान है आपका, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वो भी पनिशेबल है एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. सो अगेन मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट कि ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन स्टेज पे ही आपको रोक दिया जाएगा और पनिशेबल होगी, आपको इसके लिए सज़ा दी जाएगी. देन कम्स अटेम्प्ट. अब मैंने सोचा, प्रिपेयर किया, मैंने अगर 4 चीज़ों के बेसिस पे करी हो तो मुझे अभी पनिशमेंट मिल जाएगी, अगर उन छोड़ के उन कुछ और है तो इंटेंशन थी, प्रिपरेशन कर ली, अब अटेम्प्ट की बारी आती है. अटेम्प्ट विच इज़ द थर्ड स्टेज इन द कमीशन ऑफ क्राइम इज पनिशेबल. प्रिपरेशन में तो हमने क्या बोला कि भाई प्रिपरेशन में कुछ चीज़ पनिशेबल है, ठीक है, सारी नहीं, लेकिन हमने बोला अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो अटेम्प्ट तो थर्ड स्टेज है और उसमें हर कुछ जो भी आपने किया है उसको हम बाइफरकेट नहीं करेंगे. अच्छा ये है तो हम बोल देंगे इंटेंशन नहीं थी, आपको माफ़ कर देना, कुछ भी आपने कर दिया तो वो पनिशेबल है, क्राइम है. Attempt has been called as preliminary crime. Though Section 62 of the BNS does not give any definition of the attempt but simply provides for punishment for attempting to commit an offence. Attempt means direct movement towards commission of crime after necessary preparation have been made. So when a person wants to commit a crime, he firstly forms an intention, then makes some preparation and finally does something for achieving the object. If he succeed in his object, he is guilty of completed offense. Otherwise only for making an attempt. कई बार होता है ना कि आप कुछ लोग ने ब्लास्ट करना था, ठीक है, वो वहाँ पे बॉम्ब को इम्प्लांट करके गए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो चीज़ पता चल गई, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया, तो अटेम्प्ट उन्होंने किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी पनिशमेंट है, और तो अलग पनिशमेंट है, और अटेम्प्ट हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता तो पनिशमेंट अलग है. बट ऑल टुगेदर अटेम्प्ट करना, वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, पहले रोक दिया जाता है, एवरीथिंग इज पनिशेबल एंड इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. It should be noted that whether an act amounts to an attempt to commit a particular offence is a question of fact depending upon the nature of crime and steps necessary to take in order to commit it. The act constituting the attempt must be proximate to the intended result. ठीक है, जो आप एक्ट कर रहे हो उसके लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपके रिजल्ट के टूवर्ड्स आपको और पास लेके जाता है, उससे आप अपना रिजल्ट अचीव करते हो. Thus, under the BNS, the section on attempt can be divided into 4 broad categories. क्योंकि हमने क्या बोला कि अटेम्प्ट करने जा रहे थे, ठीक है, उसकी एक अलग पनिशमेंट होगी,
हो गया, एक अलग पनिशमेंट है। तो उन सब के बेसिस पे अटेम्प्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया है। वो 4 कैटेगरीज क्या है उसको हम इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है, इन सिंपल टर्म्स सम लॉ ट्रीट्स बोथ कमिटिंग अ क्राइम एंड ट्राइंग टू कमिट अ क्राइम द सेम वे, मीनिंग द पनिशमेंट इज सेम फॉर बोथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हमने बोला कि अटेम्प्ट को हम 4 कैटेगरीज में कर रहे हैं। पहला हमने बोला कि ऐसा अटेम्प्ट जो पूरा हो गया है या फिर उस क्राइम को करने की कोशिश, दोनों की पनिशमेंट हमने बोला एक है। वो कौन से क्राइम है उनकी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जैसे वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इफ समवन ट्राइज टू स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एक्चुअली स्टार्ट्स वन, द बोथ आर पनिश्ड इन द सेम वे। कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि हम वेजेस को लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक धरने पे जाएंगे, ठीक है, आप प्लानिंग कर रहे हो, एक चीज होगी। आपने धरना कर लिया, दूसरी चीज हो गई, ठीक है। लेकिन दोनों को हमने बोला पनिशमेंट क्या है, उनके लिए एक ही पनिशमेंट है। सेकंड हमने एग्जाम्पल क्या समझा कि असॉल्टिंग और अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट इंपॉर्टेंट पीपल्स लाइक प्रेसिडेंट और गवर्नर। मतलब इफ समवन ट्राइज और succeed in attacking the president or governor to force them to do something they are not supposed to, or both actions are punishable equally। कि आप हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू, आप अपनी कोई चीज़ उनसे, कोई लॉ जो वो उनकी पावर नहीं है वो चीज़ को सैंक्शन करना, लेकिन आप उनको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो, लाइफ थ्रेटनिंग दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो अगेंस्ट द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो आपको धमकी देना और कुछ एग्जीक्यूट करना उसको, ठीक है। तो दोनों के लिए एक ही पनिशमेंट है। देन सेडिशन बोला, दिस इज व्हेन समवन ट्राइज टू कॉज रेबेलियन और डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, whether they actually do it or just try, the punishment is same। मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक तरीके से नफरत फैला रहे हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसा कुछ स्प्रेड कर दिया है या आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो पनिशमेंट सेम ही है। पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग अ ब्राइब और ट्राइंग टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, मतलब द गवर्नमेंट वर्कर एक्सेप्ट कर लेता है ब्राइब को या फिर ट्राइंग टू, थोड़ी आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो उसके लिए दोनों केसेस में पनिशमेंट सेम है। यूजिंग फॉल्स एविडेंसेस, इफ समवन यूजेस और ट्राइज टू यूज फेक एविडेंसेस, ठीक है, आप किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपने गलत गवाह दे दिए हैं, ठीक है, पेश कर दिए हैं या करने जा रहे हो, दोनों की पनिशमेंट एक है। देन कम्स दी डिकॉटी, this refers to robbery or violent theft, and whether someone commits the crime or just tries to do it, the punishment is same। So in these cases both committing the crime and attempt to commit the crime are considered equally serious and the law punishes them in the same manner। अब इसको पढ़ो, बोलता है those sections in which the commission of offense and to attempt to commit are dealt with the same section, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अटेम्प्ट करना और जो चीज़ को कर दिया उनके लिए सेम पनिशमेंट मिलेगी। द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट बीइंग द सेम फॉर बोथ द ऑफेंसेस एज वेल एज द अटेम्प्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो हमने एक एक करके समझ लिए। तो पहली कैटेगरी है कि अटेम्प्ट करना या फिर एग्जीक्यूट कर देना कुछ चीज़ें जिनमें पनिशमेंट सेम है। सेकेंड कैटेगरी है दोज ऑफेंसेस इन विच द अटेम्प्ट टू कमिट स्पेसिफिक ऑफेंस आर डेल्ट साइड बाय साइड विद द ऑफेंस देमसेल्व्स बट सेपरेटली and separate punishments have been provided for the attempt other than that provided for the offense which has been completed। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि हम दो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं कि some laws treat trying to commit a crime differently from actually committing it। तो यहाँ पे दो पनिशमेंट्स की बात बोली कि जिसने अटेम्प्ट कर दिया है कुछ चीज़ें उसके लिए पनिशमेंट अलग है, और जो करने जा रहा है लेकिन कर नहीं पाया तो उसकी सज़ा अलग है। फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्राइम देयर आर सेपरेट पनिशमेंट, ठीक है, फॉर बोथ अटेम्प्ट एंड द एक्चुअल क्राइम। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो कि अटेम्प्ट, एक कॉलम बना लो,
यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में क्या था कि अटेम्प्ट एंड एक्चुअल, ठीक है, ये एक हेडिंग आप दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में आप डिफरेंट पेन से लिख सकते हो, एक मिनट, कि सेम है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज सेम है दोनों। पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट और एक्चुअल क्राइम फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से सेम है। सेकंड पॉइंट के हिसाब से बोले तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंट है ना। कैसे डिफरेंट है, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि मर्डर, इफ समवन ट्राइज टू किल समवन, उसने एक्चुअली मर्डर कर दिया है, ठीक है, नहीं, इस ट्राइज मतलब कोशिश कर रहा है बट डजंट सक्सीड, कर नहीं पाया, दे गेट अ पनिशमेंट। बट इफ दे एक्चुअली किल समवन, जिसने मार दिया इंसान को, तो दे गेट अ डिफरेंट, यूजुअली सीरियस और सीरियस पनिशमेंट। तो दो सेम क्राइम में दो चीज़ों के लिए, मतलब कर दिया, कोशिश करी तो अलग पनिशमेंट, और एक्चुअली कर दिया तो अलग पनिशमेंट। सेकेंड हमने बोला रॉबरी, इफ समवन ट्राइज टू रॉब अ प्लेस बट डजंट सक्सीड, ठीक है, चोरी करने गए लेकिन चोरी कर नहीं पाए, दे आर पनिश फॉर द अटेम्प्ट। But if they actually succeed, right, then they get a more serious punishment. So for these kinds of crime, the punishment for trying to commit the crime is different from the punishment for successfully committing it. The punishment for the attempt is usually less severe than the punishment for completed crime. Up third, attempt to commit suicide to compel or restrain from applying or restrain of lawful power specifically provided for an offense under 226. यहाँ पे क्या बोला कि in under section 226 of BNS makes it a crime if someone tries to commit suicide with the purpose of forcing the government or authority to do something or stop doing something. मतलब मान लीजिए कोई, जैसे आजकल तो लोग धरने पे जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, अदरवाइज हम अनशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अनशन की वजह कोई ये बोल दे कि ये चीज़ गवर्नमेंट को करनी है, जैसे कि फार्मर्स के लॉस के ऊपर कितने अनशन हुए, कितना कुछ हुआ, तो ये तो अनशन था कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अगर कोई ये बोले कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन तक नहीं माना, तो ये हो गया क्राइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ट्राइज टू हार्म देमसेल्फ टू मेक द गवर्नमेंट चेंज अ डिसीजन और स्टॉप एनफोर्सिंग अ लॉ, इट इज ट्रीटेड एज अ क्राइम. So attempting to suicide to pressure the government authority in any way is an offense under this law. Then fourth category में क्या बोला गया? Fourth category relates to attempt to commit an offense for which no specific punishment has been provided in the BNS. कि अब BNS में कुछ category ऐसी है which is defined under section 62 जहाँ पे उन गुनाहों के लिए कोई पनिशमेंट ही डिफाइंड नहीं है. दिस सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स दैट whoever attempts to commit an offense punishable by BNS with the imprisonment of life for life or imprisonment or cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of offense shall, where no express provision is made by the BNS for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment for description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 for the longest term of imprisonment provided for that offense, or such fine is provided for the offense or with both. अब ये थोड़ी लैंग्वेज क्या हो गई, डिफिकल्ट. लेट्स कम हियर एंड सी. होता है फोर्थ कैटेगरी डील्स करती है एक ऐसी सिचुएशन से व्हेन समवन ट्राइज टू कमिट अ क्राइम, वो क्राइम करने की कोशिश करता है बट देयर इज नो स्पेसिफिक, उसके लिए पनिशमेंट डिफाइंड ही नहीं है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक पनिशमेंट मेंशन फॉर जस्ट द अटेम्प्ट. ठीक है कि भाई ये पता है ये क्राइम है, लेकिन अगर वो क्राइम करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो डिफाइंड नहीं है. तो 62 बोलता है, सेक्शन 62 ऑफ द BNS क्या बोलता है कि भाई अगर कोई कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी कोशिश पूरी नहीं होती है, ठीक है, दैट हैज़ अ, और उस पर्टिकुलर जो वो काम करने जा रहा था, मान लो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा है,
ठीक है, या फिर लॉन्गर प्रेजेंट उसको सेंटेंस में अगर वो कर लेता वो क्राइम तो वो सजा है, देन दे टेक स्टेप टुवर्ड्स कमिटिंग दैट क्राइम बट देयर इज नो क्लियर पनिशमेंट, दे कैन बी, बट उसमें बोलता है पर उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। कैसे? अगर प्रिजनमेंट फॉर अप टू हाफ द टाइम ऑफ पनिशमेंट फॉर द एक्चुअल क्राइम, जो एक्चुअल क्राइम अगर वो कर देता उसकी जो पनिशमेंट थी उसकी हाफ पनिशमेंट अटेम्प्ट में हम दे सकते हैं। A fine or both and a fine. So in simple terms, if someone tries to commit a crime but doesn't succeed and there is no law about punishing attempt, they can still be punished with imprisonment time up to half the usual punishment or a fine. कि मान लो कुछ करने की सज़ा हमने बोला कि किसी को हमने बोला किसी को आपने से सपोज आपने थप्पड़ मारे, ठीक है, इतना मारा कि वो पर्सन बेहोश हो गया। अब वो करने की सज़ा आपको से सपोज हमने बोला 1 साल की जेल है, लेकिन आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, आपने मारा नहीं, आप जा रहे थे, आपको किसी तरीके से रोक दिया गया, तो हमने बोला अब इसकी पनिशमेंट क्या है, बोला ऐसे अटेम्प्ट की पनिशमेंट तो पता ही नहीं क्या है, तो हमने बोला 62 सेक्शन को हम रेफर करेंगे। अब वो बोलता है जो एक्चुअल कर देता जो पनिशमेंट तब मिलती उसकी आधी पनिशमेंट अटेम्प्ट में दे दो। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि अटेम्प्ट एंड एक्चुअल क्राइम, इसकी अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट है उसकी हाफ किस में देनी है, सॉरी एक्चुअल क्राइम की जो पनिशमेंट है उसकी हाफ पनिशमेंट अटेम्प्ट में दे देंगे। ये कौन बोलता है? सेक्शन 62। तो अटेम्प्ट को भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। देन कम्स द कमीशन, जिसमें एक्चुअली उसने क्राइम कर दिया। सो द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ क्राइम इज एन अकम्प्लिशमेंट। इफ द अक्यूज्ड सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, the result is the commission of crime and he will be guilty of an offense. If this attempt is unsuccessful, he will be guilty for an attempt only. If the offense is complete, the offender will be tried and punished under the specific provisions of the BNS. तो ये क्या था? ये हमारी stages of crime थी। हमारी सबसे पहले intention, preparation, attempt and accomplishment। intention हमने देखा, preparation में हमने कुछ exceptions देखे, attempt की हमने 4 categories देखी हैं, और फिर कमीशन या accomplishment of crime हमने पढ़ा। तो ये हमने पढ़ा है स्टेजेस। तो आज हमने देखा कि BNS क्या एक्चुअली बोलता है, ठीक है, उसमें कुछ कहाँ पे BNS एप्लीकेबल है, किस किस पर्सन पे एप्लीकेबल है, किन पे नहीं है, इंट्रा टेरिटोरियल में कुछ को एग्जेम्पशंस दे रखे हैं तो वो किसको दे रखी है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। ऐसे ही ईजी लैंग्वेज के साथ लॉ को हम ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, सो दैट आप जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आंसर्स आपके टू द पॉइंट होंगे और क्लियर लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल्स के साथ आप उनको कोट कर पाएंगे। तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एंड फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।